हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स अथवा गणितीय सांख्यिकी में आज हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आघूर्ण जनकफलन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फिफ्थ सेमेस्टर का लास्ट टॉपिक होगा जो कि फोर्थ यूनिट में है। तो आघूर्ण जनकफलन क्या होता है, इसके लिए क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। सबसे पहले आघूर्ण जनकफलन को परिभाषित करते हैं। किसी यादृच्छिक विचर की प्रायिकता बंटन का आघूर्ण जनकफलन वह फलन है जो उसके आघूर्णों का जनन करता हो। तो किसी रैंडम वेरिएट के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो उसके सभी मोमेंट्स को जनरेट कर सके। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है, आघूर्ण जनक फलन कहलाता है। तो ऐसा फंक्शन अगर हम निर्धारित कर सकें, ऐसा फंक्शन हम किसी वेरिएट के साथ एसोसिएट कर सकें कि जो उसके मोमेंट्स को जनरेट कर दे या उस फंक्शन से हम उसके सभी मोमेंट्स को निकाल लें, ऐसा फंक्शन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कहलाता है। हम जानते हैं मोमेंट्स की स्टैटिस्टिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। मोमेंट्स की हेल्प से हम किसी भी बंटन, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन, उसमें चेंज, वेरिएशंस जो हो रहे हैं, उन सब के बारे में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं मोमेंट्स की हेल्प से। यानी उस बंटन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं हम, अगर हमें मोमेंट्स की जानकारी हो। तो अगर ऐसा फंक्शन अगर हम उस बंटन के साथ एसोसिएट कर सकें या उस बंटन के लिए हमें ऐसा फंक्शन मिल जाए जिससे हम उसके सभी मोमेंट्स को निकाल लें, तो हमारी उस बंटन के ऊपर कंट्रोल होगा, उस बंटन से हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम यूज ले सकते हैं। ये हम देख चुके हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस के चैप्टर में कि मोमेंट्स की हेल्प से हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को निकाल सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसी बंटन के पोजीशंस के बारे में सूचनाएं देते हैं कि बंटन के ज़्यादातर मूल्य, अधिकतर मान, मोस्टली वैल्यूज कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पर हैं, इन सब की सूचनाएं हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज देते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप देते हैं, जिनको भी हम मोमेंट्स की हेल्प से ज्ञात कर सकते हैं। मीन और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम μ1 μ2 से निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो हायर ऑर्डर मोमेंट्स होते हैं μ3 μ4, उनकी हेल्प से हम मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस एंड मेजर्स ऑफ कुर्टोसिस को तय कर सकते हैं। यानी उस बंटन के वक्र में या बंटन का वेरिएट किस तरह से चेंज होगा, उस बंटन के वक्र में कितने तेजी से वेरिएशंस होंगे, कितना तेजी से बदलाव होंगे, इस सब को हम तय कर सकते हैं। इसी तरह से मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस से हम उस बंटन के बारे में ये पता कर सकते हैं कि वो बंटन की वैल्यूज किस मान के एक तरफ, दाईं तरफ अथवा बाईं तरफ ज़्यादातर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, या वो बंटन किस वैल्यूज की तरफ स्क्यूड है, किधर की तरफ उसका झुकाव है। ये सब हम उस बंटन के बारे में पता कर सकते हैं अगर हमें मोमेंट्स पता हो। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मोमेंट्स को हम डिफाइन भी कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट्स किस तरह से डिफाइन होते हैं, क्या क्या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब हम पीछे जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं वहाँ बात कर चुके हैं। इसी तरह जो जस्ट लास्ट चैप्टर पढ़ा है हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, गणितीय प्रत्याशा के चैप्टर में हम किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन के लिए मोमेंट्स को डिफाइन कर चुके हैं। एक बार फिर से हमने मोमेंट्स के लिए एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखे हैं। तो ये हम जानते हैं, यहाँ हमने इस बुक में मोमेंट्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, किसी बिंदु ए के सापेक्ष आघूर्ण, और एक दूसरी कैटेगरी है मोमेंट्स अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष आघूर्ण, जिनको हम केंद्रीय आघूर्ण मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स भी कहते हैं। तो ये दो तरह के मोमेंट्स हम डिफाइन करते हैं। इनके लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो म्यू सिंबल यूज करते हैं। सबस्क्रिप्ट में आर इस बात को बताता है कि हम कौन से मोमेंट की बात कर रहे हैं, जबकि सुपरस्क्रिप्ट डैश इस बात को बताता है कि मोमेंट्स किस पॉइंट के अबाउट लिए गए हैं, किस बिंदु के सापेक्ष लिए गए हैं। अगर मोमेंट्स माध्य के सापेक्ष लिए जाते हैं तो हम
डैश यूज नहीं करते हैं, जबकि किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष माध्य के अलावा किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट्स निकाले जाते हैं तो हम डैश यूज करते हैं। और किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट्स का ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम मोमेंट्स निकाल सकते हैं। r इक्वल्स टू 1 होगा तो हम कहेंगे फर्स्ट मोमेंट अबाउट a, r इक्वल्स टू 2 होगा तो हम कहेंगे सेकेंड मोमेंट अबाउट a। r की वैल्यूज हम यहाँ पे रखते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है मोमेंट्स के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, यानी हम उस वेरिएट में से उस पॉइंट को माइनस करते हैं, उस वैल्यू को माइनस करते हैं, उसकी पावर r करते हैं, करेस्पॉन्ड फ्रीक्वेंसीज संगत बारंबारताओं से मल्टीप्लाई करते हैं, इन सब को ऐड करते हैं और इस होल एक्सप्रेशन को हम टोटल फ्रीक्वेंसीज कुल बारंबारताओं से डिवाइड करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है rth मोमेंट अबाउट a, बिंदु a के सापेक्ष rवां आघूर्ण का ये इस तरह से व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार से प्रायिकता बंटन की स्थिति में किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट इस तरह से डिफाइन होता है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन गणितीय प्रत्याशा के चैप्टर में हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। तो rth मोमेंट अबाउट a किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन में इस फॉर्मूले से दिया जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस a की होल पावर r, यानी वेरिएट की वैल्यूज में से हम a को माइनस करते हैं, उसकी पावर r की एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, इस नए वेरिएट की एक्सपेक्टेशन हम तय करते हैं। और एक्सपेक्टेशन के लिए गणितीय फॉर्मूला हम जानते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरह से होता है, यानी वेरिएट माइनस पॉइंट की पावर r को हम करेस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रायिकताओं से गुणा करते हैं और इन सभी एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। ये दोनों डेफिनेशंस सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको समेशन पी से डिवाइड करें तो ये दोनों डेफिनेशंस एक ही डेफिनेशन होंगी, दोनों एक जैसी होंगी। और ये हम जानते हैं किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी प्रायिकता बंटन के लिए सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस एक जैसी हैं। अगर पॉइंट a की वैल्यू 0 के बराबर हो तो ऐसे मोमेंट्स को हम आघूर्ण मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण कहते हैं, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन कहते हैं। इसी तरह से मोमेंट अबाउट मीन के लिए ये फॉर्मूलाज होते हैं। a को हम x बार उस बंटन के माध्य या माध्य का जो मान होगा उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब हम पहले भी बता चुके हैं। एक बार फिर से हमने यहाँ मोमेंट्स के फॉर्मूलाज एक्सप्रेशंस लिखे हैं। अब हम किसी बंटन के लिए, किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या किसी वेरिएट के लिए, रैंडम वेरिएट के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो किसी विचर x की एक असंतत प्रायिकता बंटन का डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए ही हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपका वेरिएट कंटिन्यूअस होगा, सतत बंटन होगा, तो उस स्थिति में समेशन इंटीग्रेशन से चेंज हो जाएगा। बस इतना सा डिफरेंस होगा इसमें। तो किसी विचर x की एक असंतत प्रायिकता बंटन का बिंदु a के सापेक्ष आघूर्ण जनक फलन, जिसे MAT से व्यक्त करते हैं, सबस्क्रिप्ट में हम वो बिंदु यूज करते हैं जिस बिंदु के सापेक्ष मोमेंट्स निकाले गए हैं, या जिस बिंदु के सापेक्ष मोमेंट हमें निकालने हैं, या जिस बिंदु के सापेक्ष मोमेंट डिफाइन किए गए हैं, उस बिंदु को हम सबस्क्रिप्ट में यूज करते हैं। तो किसी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए ये सिंबल व्यक्त करेंगे, हम ये सिंबल यूज करेंगे, MAT से व्यक्त करेंगे। तथा MAT मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो किसी बिंदु A के सापेक्ष आघूर्ण जनक फलन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट A इस तरह से डिफाइन किया जाता है। इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e की पावर t इंटू एक्स माइनस ए, जहाँ e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चरघातांकी फलन है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसी भी वेरिएट के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट a के लिए। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं एक्सपेक्टेशन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है समेशन इनटू पी एक्स आई, एक्स वेरिएट की जो प्रोबेबिलिटीज हैं, करस्पॉन्ड प्रोबेबिलिटीज को हम इस नए वेरिएट से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जहां टी कोई पैरामीटर है, एक नया प्राचल है। अब हम देखेंगे कि इस फंक्शन से हम किस तरह से सभी मोमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम इस इक्वेशन नंबर 1 के राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपांसन करते हैं, चरघातांकी फलन का प्रसार करते हैं। e की पावर x का प्रसार हम जानते हैं, e की पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह से प्रसार होता है। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया है, e की पावर t इंटू एक्स आई माइनस ए का एक्सपांसन हमने यहाँ लिखा है। इस प्रकार इसका एक्सपांसन होगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को, यानी पी एक्स आई को जब हम हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशंस होंगे। और t समेशन से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। इसी तरह से फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल r सब इंडिपेंडेंट होंगे समेशन से, इनको हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशंस होंगे, यानी सॉल्व करने पर और t और कॉन्स्टेंट्स को हम समेशन से बाहर लिखने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशंस होंगे। यानी इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से हम जानते हैं समेशन पी एक्स आई किसी वेरिएट की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, सभी प्रायिकताओं का योग 1 के बराबर होता है। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। समेशन पी आई की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसी प्रकार से समेशन पी आई इंटू एक्स आई माइनस ए को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ए लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ए की पावर 2 लिख सकते हैं। और इस टर्म को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, t की पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस ए की पावर r प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से ये MAT के लिए एक्सप्रेशन बन जाएगा। पीछे हम मोमेंट्स के लिए एक्सप्रेशंस देख आए हैं। ये हम जानते हैं ये μ1 डैश के बराबर होगा। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ए की यही डेफिनेशन है, यही एक्सप्रेशन है। तो इसको हम μ1 डैश लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको हम μ2 डैश लिख सकते हैं और इस टर्म को हम μr डैश लिख सकते हैं। तो MAT के लिए ये एक्सपांसन हुआ, ये फॉर्मूला हुआ। यानी इसी फंक्शन से हम सभी मोमेंट्स को इस फंक्शन में देख सकते हैं, जहां μr डैश क्या है, बंटन का a के परित a के सापेक्ष r वां आघूर्ण है। तो यहाँ से μr डैश, इस फंक्शन से अगर हम μr डैश निकालना चाहें, अगर हम इसको rth मोमेंट निकालना चाहें तो इस फंक्शन को हमें r टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा, डिफ्रेंसिएशन निकालना होगा। डिफ्रेंसिएशन करने के बाद हम t इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, जो पैरामीटर t है, t इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद हमें μr डैश निकल जाएगा। यानी अगर हमें फर्स्ट मोमेंट निकालना है तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम देख सकते हैं इसका अगर हम एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, ये टर्म μ1 डैश होगी, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि हमें इस नए प्राचल, इस पैरामीटर t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो μ1 डैश होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। इसी तरह से इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन μ2 डैश इंटू 2t अपॉन 2 फैक्टोरियल होगा। जब हम t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह से आगे की सभी टर्म्स 0 हो जाएंगी। फाइनली हमारे पास एक बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद μ1 डैश मिलेगा, 2 बार अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें μ2 डैश मिलेगा, और r टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें μr डैश मिलेगा। यानी इस फंक्शन से हम इस वेरिएट के सभी मोमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ए से हम सभी उस वेरिएट के सभी मोमेंट्स अबाउट ए को निकाल सकते हैं। तो किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, किसी प्रायिकता बंटन के लिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट पॉइंट ए इस प्रकार डिफाइन होता है। यदि हमें किसी अन्य बिंदु, मूल बिंदु अथवा माध्य के सापेक्ष मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन या मोमेंट्स निकालने हो तो हम यहाँ a को रिप्लेस कर देंगे उस बिंदु से, या a की जगह पर हम उस बिंदु को रख देंगे, a को अब उस बिंदु से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। जब a इक्वल्स टू 0 हो, हमें मूल बिंदु के सापेक्ष मोमेंट्स निकालने हो, तो इस फॉर्मूले में हम a की जगह पर 0 पुट कर देंगे।
ए के स्थान पर 0 रखने पर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का ये एक्सप्रेशन होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई की पावर टी एक्स। इसको हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन आघूर्ण मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण जनक फलन कहते हैं। इस फंक्शन से, इस फलन से हम मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों का जनन कर सकते हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष आघूर्णों को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम a को x बार से प्रतिस्थापित करें, उस बंटन के माध्य से प्रतिस्थापित करें, तो इसको हम mx बार t कहते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट मीन mx बार t के लिए एक्सप्रेशन होगा। सिर्फ हमने a को x बार से रिप्लेस किया है और इस फंक्शन की हेल्प से हम केंद्रीय आघूर्णों को निकाल सकते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स को निकाल सकते हैं, यानी मोमेंट्स अबाउट मीन को निकाल सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के लिए।